औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हिस्टोग्राम मैचिंग या हिस्टोग्राम मैचिंग को हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन भी कहते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर इस टॉपिक पे होगा। इस लेक्चर का भी मटेरियल जो है वो गुनज़ैले की जो मशहूर बुक है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, उससे लिया गया है। इसके अलावा इंटरनेट रिसोर्सेज का इस्तेमाल भी किया गया है। पहले की तरह इंटरनेट रिसोर्सेज के जो लिंक्स हैं उनको कंपाइल करके इस लेक्चर के एंड पे डाल दिए गए हैं। अगर आप चाहें तो उन्हें भी विजिट कर सकते हैं। तो आज के हमारे जो लेक्चर के कंटेंट्स हैं, सबसे पहले रिकैप होगा, उसके बाद हम बात करेंगे हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की, फिर हिस्टोग्राम मैचिंग की, हिस्टोग्राम मैचिंग प्रोसीजर, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन, मैटलैब इम्प्लीमेंटेशन, एप्लीकेशन ऑफ हिस्टोग्राम मैचिंग, कंपैरिजन ऑफ हिस्टोग्राम टेक्निक्स। सबसे पहले हम देखते हैं रिकैप। अगर आप अपने पिछले लेक्चर को रिकॉल करें, तो उस लेक्चर के अंदर हमने बात की थी लीनियर स्ट्रेचिंग पे। तो लीनियर स्ट्रेचिंग बेसिकली आपके इमेज को इनहेंस करता है विद इन द गिवन रेंज, या 0 से लेकर जो आपकी मैक्सिमम ग्रे लेवल्स हैं वहां तक। मगर लीनियर स्ट्रेचिंग के अंदर एक प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर जितने भी ग्रे लेवल्स होते हैं, उसके हर ग्रे लेवल की जो नंबर ऑफ पिक्सल या फ्रिक्वेंसी होती है वो हमेशा सेम रहती है। इसका मतलब है कि इसके अंदर जो बार्स होती हैं वो बार्स शिफ्ट तो हो जाती हैं कहीं ना कहीं, मगर ऐसा नहीं होता कि ये आपको कोई फ्लैट हिस्टोग्राम दे। मगर हमारी जो रिक्वायरमेंट, जब मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो फ्लैट हिस्टोग्राम लेना होता है। यानी कि दो क्राइटेरिया हैं। एक तो ये है कि आपका इमेज 0 और मैक्सिमम ग्रे लेवल 255 तक इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड हो। दूसरा, ये जो बार्स होती हैं यानी कि हिस्टोग्राम जो बनता है वो भी फ्लैट हो। अगर हिस्टोग्राम आपका फ्लैट बनेगा तो आपका इमेज जो है उसकी क्वालिटी ज्यादा इनहेंस होगी, वो इमेज मोर क्वालिटी का होगा। इसलिए फिर हमने स्विच किया था हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की तरफ से। और हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन जो है ये दोनों काम करती है कि ये आपके इमेज को 0 और 255 ग्रे लेवल जो मैक्सिमम है इनके दरमियान इक्वली डिस्ट्रीब्यूट भी करती है, और साथ साथ ये आपको फ्लैट हिस्टोग्राम भी प्रोवाइड करती है। हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के अंदर आगे काफ़ी एक्सटेंशंस हैं, इसके मेथड्स हैं जो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन को इनहेंस करके बनाए गए हैं। तो बहरहाल हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के अंदर आप फ्लैट हिस्टोग्राम हासिल कर सकते हैं। वैसे हमने लीनियर स्ट्रेचिंग की भी एक कंप्लीट एग्जांपल देखी थी, और हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की भी हमने एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखी थी। उम्मीद है कि ये आपको उस वक्त समझ आ गया होगा। इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था वो था ब्राइटनेस प्रिजर्विंग बाय हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। आपको याद होगा कि हमने ये कहा था कि अगर आपने इमेज के अंदर ब्राइटनेस को प्रिजर्व करना है तो फिर आप ये मेथड यूज कर सकते हैं। और ये मेथड काम कैसे करता है, इस मेथड का एल्गोरिथम या स्टेप्स क्या हैं? जो आपके पास इनपुट इमेज है उस इमेज को आप डिवाइड करते हैं दो सब इमेजेस में। अब वो दो सब इमेजेस डिवाइड करने का क्राइटेरिया क्या है कि आप इनपुट इमेज का मीन लेते हैं, और उस मीन की बेस के ऊपर आप क्या करते हैं, इनपुट इमेज को दो सब इमेज में डिवाइड करते हैं। जब आपके पास एक इनपुट इमेज दो सब इमेज में डिवाइड हो जाता है, तो उसके बाद सिंपल वही प्रोसेस है जो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया था। सिर्फ आपने फिर क्या करना है, हर सब इमेज को इंडिपेंडेंटली या सेपरेटली आपने क्या करना है, उसको इक्वलाइज करना है। बिल्कुल 100% वही स्टेप्स इस्तेमाल होंगे जो हमने हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के अंदर पढ़े थे। जब आपके पास दो सब इमेज इक्वलाइज हो जाएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, उन दो सब इमेजेस को यूनियन या कंबाइन करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्टेंट या आउटपुट इमेज आ जाएगा,
जो इमेज जो है बेटर कंट्रास्ट और इन्हेंसमेंट के साथ होगा और उसके अंदर जो ब्राइटनेस है वो भी प्रिजर्व करती होगी। इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है वो है डुलेस्टिक सब इमेज हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। ये भी बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह हमने ये पहला मेथड देखा है, ब्राइटनेस प्रिजर्विंग बाय हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन। मगर इन दो मेथड के दरमियान जो सबसे मेन डिफरेंस है वो ये है कि आपका जो पहला ब्राइटनेस प्रिजर्विंग वाला मेथड है, इसमें इमेज को सब डिवाइड किया जाता है दो सब इमेजेस में मीन की बेस पे, जबकि डुलेस्टिक सब इमेज हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में मीडियन यूज किया जाता है। बस यही एक मेन डिफरेंस है या मेजर डिफरेंस है बिटवीन दीज टू मेथड्स। उसके बाद जब डुलेस्टिक सब इमेज हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का इनपुट इमेज जो है वो भी दो सब इमेज में डिवाइड हो जाता है, तो फिर उसके बाद फिर वही हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन ही अप्लाई होता है हर सब इमेज पे। और वो सब इमेज जब इक्वलाइज हो जाते हैं तो उन सब इमेज को फिर हम दोबारा कंबाइन करते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि उन्हें यूनियन करते हैं, हमारे पास रिजल्टेंट या आउटपुट इमेज आ जाता है। और वो इमेज जो होता है ओरिजिनल इमेज से बेटर होता है, यानी कोई इमेज काफी इनहेंस हो चुका होता है। तो बहरहाल ये मेजर डिफरेंस था ब्राइटनेस प्रिजर्विंग और डुलिस्टिक सब इमेज हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के मेथड में, कि एक मीन बेस्ड है और एक मीडियन बेस्ड है। बाकी इसके अलावा जब सब इमेजेस में डिवाइड हो जाते हैं तो इक्वलाइज करने का प्रोसेस बिल्कुल वही है जो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के अंदर हमने पढ़ा था। तो ये एक ब्रीफ सा ओवरव्यू है आपके प्रीवियस लेक्चर का। इसके बाद हम चलते हैं, अब हम बात करेंगे हिस्टोग्राम मैचिंग की। मगर आप यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि जबकि कंटेंट्स में हमने लिखा था हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, तो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन को भी हम रिपीट या रिवाइज करेंगे। और हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन को रिपीट या रिवाइज करने का मकसद ये है क्योंकि जो हिस्टोग्राम मैचिंग है ये बेस करता है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के ऊपर। तो अभी हम इस लेक्चर में पहले थोड़ा सा हिस्टोग्राम मैचिंग का थ्योरी देखेंगे, उसके बाद हम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की एग्जांपल भी करेंगे और उसकी थोड़ी बहुत वेरिएशन भी देखेंगे। तो अभी हम बात करते हैं हिस्टोग्राम मैचिंग की। तो histogram matching, also known as histogram specification, inspired from histogram equalization. Histogram equalization is a special case of histogram matching. In case of irregular initial distribution, sometimes histogram equalization is not possible. कहने का मतलब यह है कि अगर आपके पास बहुत ज़्यादा वेरिएशन या इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन आ जाए तो वहां पर आपके पास जो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन है वो आपको परफेक्ट या गुड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती। इसलिए फिर हम किसको यूज करते हैं, हिस्टोग्राम मैचिंग को। अब हमारे पास हिस्टोग्राम जो मैचिंग है उसको मजीद देखते हैं कि हिस्टोग्राम मैचिंग इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इमेज सो दैट इट्स हिस्टोग्राम मैचेस अ स्पेसिफाइड टारगेट हिस्टोग्राम। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि हिस्टोग्राम मैचिंग कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ टाइम सीरीज, इंटेंसिटी, इमेज और सम हायर स्केलर डेटा। कहने का मतलब ये कि हिस्टोग्राम मैचिंग इन पे बेस करता है, मगर हमने क्या करना है, हमने सिर्फ इमेज पे इसको प्रोसेस करना है या इमेज पे हमने इसको यूज करना है। हिस्टोग्राम मैचिंग कुड बी एग्जैक्ट हिस्टोग्राम मैचिंग और मल्टीपल हिस्टोग्राम मैचिंग। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है, इट इज डन फॉर इमेज इनहेंसमेंट। यानी आपको हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन थी या जो भी हमने अभी तक हिस्टोग्राम के मेथड पढ़े हैं, अल्टरनेटिव हमारा जो मकसद है वो क्या है, इमेज को इनहेंस करना, कंट्रास्ट करना, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करना। अब हम बात करते हैं थ्योरेटिकल इम्प्लीमेंटेशन की। तो जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन है ये प्रीरेक्विजिट है, या हिस्टोग्राम मैचिंग जो है वो बेस करता है हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के ऊपर। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की एक एग्जांपल देखते हैं। इसको टॉपिक हम रिपीट कर लेते हैं या रिवाइज कर लेते हैं।
उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक पे आएंगे जो कि हमारा हिस्टोग्राम मैचिंग है। अब हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन में आपके पास ये एक इमेज का डेटा गिवन है जिसके ग्रे लेवल है 0 से लेकर 7 तक, और इन ग्रे लेवल की जो नंबर ऑफ पिक्सल या फ्रिक्वेंसीज हैं वो यहाँ पर आपको गिवन है 8, 10, 10, 2, 12, 16, 4 या 2। और एक बात मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की मजीद एग्जांपल कराने से पहले, कि एक बात आप नोट कर लें कि आपका जो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का प्रोसेस है ये बिल्कुल उस वही प्रोसेस है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, यानी बिल्कुल आप कह सकते हैं कि आइडेंटिकल है, कोई इसमें चेंज नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि वहां पर जो हमने हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के स्टेप्स या प्रोसेस हमने लिखा था उसको लिखने का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट हो, क्योंकि हर एल्गोरिदम को या प्रोसेस को डिफरेंट स्टाइल से तो लिखा जा सकता है, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं या जो स्टेप्स अभी लिखे हैं ये टोटली डिफरेंट हैं या इनमें कोई माइनर सी चेंज है। सिर्फ ये है कि स्टाइल थोड़ा सा लिखने का चेंज हो सकता है, इसलिए आपने इसको कंफ्यूज नहीं करना कि वहां पर स्टेप्स लिखने का तरीकाकार कुछ और था, यहाँ पर कुछ और है। इसका मतलब है कि ये हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन का कोई नया मेथड है या नई फॉर्म है या इसके अंदर कोई मॉडिफिकेशन है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। 100% वही स्टेप्स हैं, वही तरीकाकार है जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एग्जांपल में किया था, मगर हो सकता है कि स्टेप्स को लिखने का थोड़ा स्टाइल चेंज हो गया हो। तो सबसे पहले बात वो कह रहा है कि अ डिस्क्रीट इमेज एफ ऑफ एल लेवल्स ऑफ इंटेंसिटी, यानी कि आपके पास इस इमेज को वो एफ का नाम दे रहा है और कहता है कि इसके एल ग्रे लेवल्स हैं। अब एल से मुराद ये है कि यहाँ पर एल ग्रे लेवल का मतलब ये है कि 8 ग्रे लेवल्स हैं। अब आपको पता है जब आपके पास 8 ग्रे लेवल्स होते हैं तो उसकी रेंज बनती है 0 से लेकर 7 तक। वही आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि 0 से लेकर 7 तक इस इमेज के ग्रे लेवल है, बाकी नंबर ऑफ पिक्सल आप देख रहे हैं कि यहाँ पर गिवन है। अब एल्गोरिदम क्या है जी? स्टेप वन ये है कंप्यूट द नॉर्मलाइज्ड हिस्टोग्राम एच एफ ऑफ इनपुट इमेज एफ। बेसिकली ये नॉर्मलाइज्ड हिस्टोग्राम का मतलब वही पीडीएफ है जो हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था, जब प्रीवियस लेक्चर में किया था तो हमने पीडीएफ को कैलकुलेट किया था। अगर आप याद करें तो वो पीडीएफ कैसे कैलकुलेट हुआ था, वो हमने इस तरह किया था कि जो हमारे पास इमेज गिवन था उन ग्रे लेवल्स की जो नंबर ऑफ पिक्सल या फ्रिक्वेंसीज थी उन तमाम को हमने सम किया था। सम करने के बाद फिर जो आपके पास नंबर ऑफ पिक्सल हर ग्रे लेवल के थे इंडिविजुअली हमने उनको उसको उसी सम पे डिवाइड करके हमने वैल्यूज निकाली थी, और जो वो वैल्यूज थी वो पीडीएफ के हमने कॉलम में लिखी थी। तो बेसिकली इसी स्टेप को आप पीडीएफ भी कह सकते हैं। और दूसरा स्टेप जो हमारे पास है कंप्यूट द सीडीएफ ऑफ एचएफ। अब सीडीएफ क्या है? क्यूमुलेटिव एडिशन है हिस्टोग्राम के हिसाब से, मगर वैसे सीडीएफ को आप क्या कहते हैं? क्यूमुलेटिव डेंसिटी फंक्शन, और पीडीएफ को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन। और सीडीएफ को कहना सीडीएफ ऑफ एचएफ डिनोटेड सीडीएफ एचएफ। तो ये बहरहाल वो सिंबल इसको लगा रहा है, ऐसा इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है। और सीडीएफ का मतलब वही क्यूमुलेटिव एडिशन है कि जो पीडीएफ के अंदर वैल्यूज आई थी उनको हमने क्यूमुलेटिवली ऐड किया था। इसके बाद हमारे पास स्टेप 3 है फाइंड अ ट्रांसफॉर्मेशन टी ऑफ 0 एल माइनस 1। आपके पास क्या आएगा? 0 एल माइनस 1। तो ये बेसिकली वही स्टेप है, अगर आप रिकॉल करें, जो हमने मैक्सिमम ग्रे लेवल से सीडीएफ की वैल्यूज को मल्टीप्लाई किया था, और मैक्सिमम ग्रे लेवल उस एग्जांपल में भी साथ था, और यहाँ पर भी जो आपके पास इनपुट इमेज है इसका भी मैक्सिमम ग्रे लेवल कितना है? 7 ही है। तो बेसिकली ये वही स्टेप है जिसमें हमने सीडीएफ को मल्टीप्लाई किया था मैक्सिमम ग्रे लेवल से। अब आपके पास जो चौथा स्टेप है वो ये है अप्लाई द ट्रांसफॉर्मेशन ऑन ईच पिक्सल ऑफ द इनपुट इमेज है। यानी कि हमने क्या करना है, यहाँ पर नंबर ऑफ पिक्सल भी हम हासिल करेंगे या फाइंड करेंगे, ये हमारा लास्ट स्टेप होगा। तो अब हम एग्जांपल को करके देखते हैं तो आपको सारी चीजें दोबारा रिकॉल हो जाएंगी। अब हमारे पास यहाँ पर जो इमेज हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा है उसके यहाँ पर ग्रे लेवल गिवन है और यहाँ पर उसकी नंबर ऑफ पिक्सल गिवन है। वहां पर रोज में था, अब यहाँ पर हमने इसको कॉलम वाइज कर दिया है।
बाकी आपने देखा कि नंबर ऑफ पिक्सल को जब हमने सम किया तो हमारे पास 64 आ गया। अगर आप प्रीवियस लेक्चर की प्रीवियस एग्जांपल को रिकॉल करें तो वहां पर हमारे पास 4096 आया था, और उस 4096 से फिर हमने जो हमारे नंबर ऑफ पिक्सल थे उनको हमने डिवाइड किया था। तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास क्योंकि 64 ये नंबर ऑफ पिक्सल का सम बनता है, अब इन नंबर ऑफ पिक्सल को इंडिविजुअली हम 64 पे डिवाइड करके पीडीएफ हासिल करेंगे। अब हम क्या करते हैं, 8 को 64 पे डिवाइड करते हैं। जब 8 को 64 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो होगा 0.13। जब 10 को हम 64 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 0.16 होगा। इसी तरह आपने क्या करना है कि इन तमाम वैल्यूज को आपने 64 पे डिवाइड कर देना है। किस पे? 64 पे, इंडिविजुअली, वन बाई वन। तो जब 10 को हम 64 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.16। 2 को जब 64 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.03। जब 12 को 64 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.18। जब हम 16 को 64 पे डिवाइड करेंगे तो 0.25। जब 4 को 64 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.06। जब हम 2 को 64 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.03। अब अगर आप ये रिकॉल करें तो मैंने आपको उस एग्जांपल में भी यही कहा था कि अगर आप पीडीएफ की वैल्यूज को सम करें तो आपके पास आखिर में 1 आना चाहिए। अगर 1 आता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी कैलकुलेशन सही परफॉर्म हुई है। अगर 1 नहीं आता तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आपसे मिस्टेक हुई है। तो फिर आप उस मिस्टेक को चेक करें और इसको करेक्ट करने की कोशिश करें। अब हमने देखना है सीडीएफ। अब सीडीएफ क्या है? क्यूमुलेटिव एडिशन। किसकी? पीडीएफ वाले वैल्यूज की। अब हम क्या करेंगे, पहली वैल्यू तो आपको पता ही है कि वैसी की वैसी आ जाती है, 0.13। 0.13 वैसे आ गया। अब हमने क्या करना है कि इस 0.13 को नेक्स्ट वैल्यू में ऐड करना है। जब हम इसको नेक्स्ट वैल्यू में ऐड करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो 0.29 आएगी। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो देख लें, 0.13 प्लस 0.16 तो 0.29 ही आता है। अब ये 0.29 क्या होगा, नेक्स्ट वैल्यू में सम होगा। तो यहां पर हमारे पास जो नेक्स्ट वैल्यू है वो है 0.16। तो जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो होगा 0.45। इसी तरह फिर हम इसको नेक्स्ट में ऐड करेंगे 0.03 में, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 0.48 होगा। तो आप इसी तरह इनको सम करते जाएंगे और आपको नेक्स्ट वैल्यू मिलती जाएगी। ये इसमें सम होगा, ये नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी, इसमें सम होगा तो ये नेक्स्ट वैल्यू आ जाएगी। अगर हम यहाँ पर ये चेक करें कि हमारे पास 0.97, अब ये सम किस में होगा? 0.03 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास सीडीएफ कैलकुलेट हो गया। अब हमने क्या करना है कि सीडीएफ की तमाम वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना है मैक्सिमम ग्रे लेवल से। क्योंकि हमारा जो इमेज है ये 3 बिट है, तो इसकी जो टोटल ग्रे लेवल बनते हैं वो 8 है, मगर उसकी रेंज बनती है 0 से लेकर 7 तक। अगर आप कहें कि इसका मिनिमम ग्रे लेवल क्या है तो वो 0 है, और मैक्सिमम ग्रे लेवल क्या है तो वो 7 है। तो अब हम क्या करेंगे, सीडीएफ की वैल्यूज को 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आपको यहाँ पर, जब आपने 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे करना है, तो ये आपको मिलेगा 0.91। जब आपने इसको दोबारा नेक्स्ट वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 2.03। जब आपने नेक्स्ट वैल्यू को 7 से मल्टीप्लाई किया तो आपको मिलेगा 3.15। इसी तरह आपने क्या करना है, तमाम वैल्यूज को 7 से मल्टीप्लाई करना है, तो उसके बाद आपको ये वैल्यूज रिसीव होंगी, ये वाली। अब आप देखें, अगर 0.97 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो ये बनेगा 6.97। यहाँ पर 1 आ रहा है, यहाँ आपकी बात कर रहा हूँ, यहाँ पर 1 आ रहा है। अगर 1 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सीडीएफ था या सीडीएफ की वैल्यूज थी, इनको आपने मल्टीप्लाई किया हर वैल्यू को 7 के साथ, और ये जो आपके पास कॉलम बना, ये वाला कॉलम, इसके अंदर आपके पास मल्टीप्लाई करने के बाद ये तमाम वैल्यूज आ गई। अब आपने क्या करना है, इन वैल्यूज को राउंड ऑफ करना है।
अब राउंड ऑफ में क्या है कि 0.91 जो राउंड ऑफ होगा वो 1 हो जाएगा, 2.03 2 बनेगा, 3.15 3 हो जाएगा, 3.36 3 होगा, 4.62 5 बनेगा, 6.37 6 हो जाएगा और 6.79 ये आपके पास 7 बनेगा और 7 का 7 आ जाएगा। तो ये बेसिकली आपके पास न्यू ग्रे लेवल्स आ गए। अब हमने देखना ये है कि इनसे हमने क्या करना है, नंबर ऑफ पिक्सल कैलकुलेट करने हैं, जो नंबर ऑफ पिक्सल फाइंड करने हैं। तो आपको याद होगा कि जब हमारे पास राउंड ऑफ हमने प्रीवियस एग्जांपल में किया था, जो हमारे प्रीवियस लेक्चर की थी, तो राउंड ऑफ करने के बाद हमने जो इनपुट इमेज था, बेसिकली ये हमारा यहाँ तक इनपुट इमेज है, तो यहाँ से हमने वैल्यूज को मैप करके 1 to 1 कोरस्पॉन्डेंस से हमने इनके नंबर ऑफ पिक्सल को हासिल किया था। अब अगर मैं यहाँ पर 1 की बात करूं और इधर मैं जाके नंबर ऑफ पिक्सल में देखूं, किसमें, नंबर ऑफ पिक्सल सेकंड कॉलम की बात कर रहा हूं। अब हमने सारी वैल्यूज कहां देखनी है, इस सेकंड कॉलम के अंदर देखनी है। तो ये 1 जो है इसके कोरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू आ रही है वो 8 आ रही है। इसका मतलब है कि इस 1 ग्रे लेवल की जो नंबर ऑफ पिक्सल होंगी वो 8 होंगी, वही 8 हमने यहाँ लिख दिया। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू जो है वो 2 है। अब 2 के कोरस्पॉन्डिंग अगर सेकंड कॉलम में देखें तो यहाँ पर आपके पास 10 आ रहा है, तो हमने यहाँ से 10 यहाँ पर लिख दिया। इसी तरह हमारे पास अगर देखें तो यहाँ पर 3 आ रहा है। अब 3 के अगर 3 जो हमारे पास वैल्यू जो ग्रे लेवल है, इसको अगर आप सेकंड कॉलम में देखें तो इसके कोरस्पॉन्डेंस या इसके सामने आप कह सकते हैं हमारे पास 10 आ रहा है। मगर ये 3 फिर रिपीट हो रहा है, 3 नीचे फिर आ रहा है और इस 3 के सामने 2 आ रहा है। तो हमने क्या करना है, ये 3 2 दफा आ रहा है तो हम इन दोनों वैल्यूज को सम कर लेंगे। क्या कर लेंगे, सम। तो ये बन जाएगा 12, तो वही 12 हम यहाँ पर लिख देंगे और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट 3 है उसके सामने भी हम 12 लिखेंगे। इसके बाद हमारे पास आता है 5। अगर 5 के सामने देखें तो यहाँ पर हमारे पास 12 है और 5 1 टाइम आ रहा है, तो इसलिए हम इस 12 को यहाँ लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, 6। अगर आप 6 के सामने देखें तो यहाँ पर 16 है, तो 6 भी 1 टाइम है, तो हम 16 की वैल्यू को 6 के सामने यहाँ पर लिख देंगे। इसके बाद हमारे पास आ रहा है 7। 7 के सामने 4 है, फिर एक 7 और भी आ रहा है, इसके सामने 2 है। इसका मतलब है कि हमें यहाँ पर इन दो वैल्यूज को भी सम करना पड़ेगा, जो कि 6 बनेगा। इसीलिए हमने इस 7 के सामने भी 6 लिख दिया और इस 7 के सामने भी हमने 6 लिख दिया। तो अब आप देख लें कि आपके पास क्या आ रहा है, नंबर ऑफ पिक्सल भी आ चुकी है। इसलिए हम आगे इसको टेबल में नहीं डालते, सिर्फ आपको बताना था कि हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन कैसे परफॉर्म होती है। हम पहले भी कर चुके थे, अभी आपको दोबारा ये चीजें रिपीट हो गई हैं या रिवाइज हो गई हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, मैंने आपको कहा था शुरू में कि हम हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की थोड़ी सी हम वेरिएशन देखते हैं कि अगर हम इसको थोड़ा वेरी करें तो क्या फर्क पड़ता है। अब एक प्रॉब्लम है कि व्हाट इफेक्ट वुड सेटिंग टू जीरो द लोअर ऑर्डर बिट या बिट्स कह दें प्लान हैव ऑन द हिस्टोग्राम ऑफ एन इमेज शॉन। वो आपको ये कह रहे हैं कि आपके पास ये एक इमेज है, ये आपके पास 4x4 का एक इमेज है। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो टोटल वैल्यूज बनती हैं ग्रे लेवल वो 16 है। कितने हैं, 16। 16 इस वजह से नहीं कह रहा कि 4x4 की वजह से, क्योंकि हमें यहाँ पर अगर आप देखें तो ये 0 है, फिर कंटिन्यूसली आप चलते जा रहे हैं तो आखिर में आपके पास 15 आ जाता है। क्या आ जाता है, 15। यानी कि ये आपके पास 4 बिट इमेज है। कितना है, 4 बिट इमेज है। 2 की पावर 4 16 होता है और आपके पास जो रेंज बनती है वो बनती है 0 से लेकर 15 तक। ये मैट्रिक्स के साइज से नहीं पता चलता कि ग्रे लेवल क्या है, क्योंकि ग्रे लेवल आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं जो वैल्यू इन हुई हुई है। सिंपली ये नहीं कह सकते कि अगर आपके पास 4x4 का मैट्रिक्स है तो उसकी टोटल वैल्यूज तो 16 हो सकती हैं, 16 वैल्यूज हो सकती हैं, मगर आप ये नहीं कह सकते कि इसके अंदर 16 ग्रे लेवल हैं। वो डिपेंड करता है इमेज के ऊपर कि इमेज कितने बिट का है। तो बहरहाल हमारे पास ये जो इनपुट इमेज है इसके अंदर हमारे पास 0 1 2 3 S1 15 तक जाता है।
तो इसका मतलब ये है कि 0 से लेकर 15 तक हमारे पास रेंज बनती है, तो टोटल हमारे पास 16 ग्रे लेवल्स हैं। अब क्योंकि जो आपके पास ये मैट्रिक्स है, हर वैल्यू एक दफा आ रही है, कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही। इसका मतलब है कि हर ग्रे लेवल की जो फ्रिक्वेंसी है या नंबर ऑफ पिक्सल है वो 1 है। वो क्या है? 1। इसीलिए अगर आप इस हिस्टोग्राम में देखें तो आपके पास ये नीचे सारे ग्रे लेवल्स हैं 0 से लेकर 15 तक, ये टोटल 16 हो गए। मगर आपके पास क्योंकि हर एक की फ्रीक्वेंसी 1 है तो मैंने सिंपली यहाँ पर लिख दिया नंबर ऑफ पिक्सल 1। अगर मैं सपोज करूं कि यहाँ पर यहाँ 0 है, यहाँ 1 होगा, क्योंकि इस तरफ आपके पास क्या होती है? फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ पिक्सल होते हैं। फ्रीक्वेंसी भी कह सकते हैं या नंबर ऑफ पिक्सल। क्योंकि सारे 1 है, सब की एक फ्लैट हिस्टोग्राम बन रही है। तो बहरहाल ये तो एक प्रॉब्लम है जिसको मैंने आपको इलेबोरेट कर दिया है। आगे हम इसके स्टेप्स देखते हैं। जब आप यहाँ पर आते हैं सॉल्यूशन में, तो हमने क्या किया, जो हमारे पास इनपुट इमेज मैट्रिक्स की फॉर्म में था, ये हमारे पास इनपुट इमेज है किसकी फॉर्म में? मैट्रिक्स की फॉर्म में। उनकी वैल्यू है डेसिमल। तो हमने क्या किया, इन डेसिमल वैल्यूज को बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। अब अगर देखना 0 की जगह हमने 4 0 लिख दिए, 0000। आपको पता है कि बाइनरी में ये ऐसे लिखा जाता है। 1 है 0001। इसी तरह 2 है, बाइनरी में क्या होता है? 0010। 3 है 0011 होता है। 4 है आपके पास 0100 होता है। इसी तरह आपके पास 5 है, तो 5 आपके पास 0101 होता है। एस वन, यानी कि आप इसी तरह क्या करेंगे, 6 को भी लिख देंगे, 7 को भी, 8 को भी, 9, 10, 11। ये सारी वैल्यूज आप इनको किस में लिख देंगे? बाइनरीज में। तो ये आपके पास सारे इनकी वैल्यूज बाइनरीज में आ जाएंगी, यानी कि 0 1 में आ जाएंगी। अगर आप यहाँ पर देखें तो 12 है, ये क्या है? 12। तो ये 12 को हमने कैसे लिखते हैं बाइनरी में? 1100। 13 को कैसे लिखते हैं? 1101। 14 को कैसे लिखते हैं? 1110। और 15 को हम कैसे लिखते हैं? 1111। तो ये चीजें आपने पहले पढ़ी हैं, जब आपने नंबर सिस्टम पढ़ा होगा या डीएलडी का कोर्स पढ़ा होगा, तो आप डेसिमल को कैसे कन्वर्ट करते हैं बाइनरी के अंदर। तो ये आपने इसको कन्वर्ट कर लिया या चेंज कर लिया। अब आपके पास वही मैट्रिक्स है इनपुट इमेज का, इसको हमने यहाँ पर बाइनरी में कन्वर्ट किया था। मगर हमने जो प्रॉब्लम में कहा था वो ये कहा था, सेटिंग लोअर ऑर्डर बिट्स या बिट्स कह लें प्लेन टू 0। यानी कि हमारे पास जो लोअर ऑर्डर बिट्स हैं इन्हें अगर हम 0 कर दें, अगर हम देखें तो यहाँ तो सारे 0 हैं तो ये वैसे 0 आ जाएगा। मगर लोअर बिट्स क्या है? जो राइट की तरफ 2 बिट्स हैं, ये वाली। अगर आप यहाँ पर देखें, इन पहली रो के सेकंड वैल्यू देखें या सेकंड कॉलम में देखें, तो हमारे पास है 0001। 0001। तो ये जो आपके पास 01 है ये लोअर बिट्स हैं। ये क्या है? लोअर बिट्स 01। तो हमने क्या किया, 00 को तो यहाँ पर वैसे लिख दिया, और जो हमारे पास 01 था उसको हमने 0 कर दिया। इसी तरह हमारे पास 0010 है। पहली आपके पास दो हायर बिट्स हैं, जो ये वाली 2 बिट्स हैं ये लोअर बिट्स हैं। हायर बिट्स तो ऑलरेडी 0 है तो हमने इनको 00 लिख दिया। मगर जो आपके पास लोअर बिट्स हैं वो 10 हैं, तो उनको हमने क्या कर दिया? 00। इसी तरह आप ये कह सकते हैं कि लेफ्ट राइट से जो आपकी 2 बिट्स हैं उन तमाम बिट्स को आप क्या कर देंगे? 0 कर देंगे। 2 बिट्स की बात कर रहा हूं, और उसको हमने रेड भी कर दिया यहाँ पर, यानी कि रेड कलर से इसको मार्क कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अगर मैं सबसे लास्ट वैल्यू की बात करूं, ये लास्ट वैल्यू, यानी कि अगर आप देखें जो आपकी लास्ट रो है और लास्ट कॉलम की लास्ट वैल्यू है 1111। अगर मैं इसको बाइनरी अपना इसकी लोअर बिट्स को 0 करूं तो कैसे होगा? क्योंकि पहली 2 बिट्स जो हैं जो लेफ्ट पे हैं ये हायर बिट्स हैं, तो हायर बिट्स देखें यहाँ पर वैसे आ गई। अब जो आपके पास राइट की तरफ 2 बिट्स हैं ये लोअर बिट्स हैं, इन लोअर बिट्स को हमने 0 कर दिया। इन शॉर्ट ये है कि आपने क्या किया, जो आपके पास लोअर बिट्स थी उनको आपने 0 से रिप्लेस किया, दो बिट्स को, और ये हमने 2 बिट्स को क्या कर दिया? 0 से रिप्लेस करने के बाद रेड कलर से मार्क भी कर दिया है। ये बड़ा आसान सा है, आपको समझ आ गया होगा। अब हमने क्या किया, सबसे पहला स्टेप हमारा ये था कि हमने डेसिमल को यहाँ बाइनरी में कन्वर्ट किया, फिर लोअर बिट्स को हमने क्या किया? 00 कर दिया।
अब लोअर बिट्स को 0 0 करने के बाद हम क्या करते हैं, दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। अगर हम दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करें तो अगर आप देखें 0000 0 ही होता है, यानी इस पहली वैल्यू की बात कर रहा हूं, तो यहां पर आपके पास 0 आ गया। इसी तरह 0000 0, तो ये सारे 0000 हैं पहली रो के अंदर। तो पहली रो के अंदर जब डेसिमल बनाया तो ये भी 0 0 0 हो गए। इसके बाद अगर आप यहाँ पर सेकंड रो पे है, मैं इस रो की बात कर रहा हूं, तो यहाँ पर 0100 है, और 0100 क्या होता है, 4 होता है। आगे जो सारी वैल्यूज हैं वही 0100 से रिपीट हो रही हैं। तो इन तमाम वैल्यूज को क्या डेसिमल में कन्वर्ट करने के बाद होगा 4 4 और 4। अब अगर आप तीसरी रो पे हैं, मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास 1000 है, फिर 1000 है, 1000 है, 1000, यानी इस रो के अंदर 1000 8 होता है, तो इसका मतलब 8 8 8। इसलिए हमने क्या किया कि हमने यहाँ पर 8 8 8 और 8 लिख दिया। इसके बाद हमारे पास जो लास्ट रो है, वहां पर हमारे पास है 1100 1100, और ये 12 होता है। इसलिए हमने क्या किया, इसके अगेंस्ट यहाँ पर 12 12 12 और 12 लिख दिया। इस तरह हमारे पास क्या हुआ, ये सारे जो बाइनरी नंबर थे ये आपके डेसिमल में कन्वर्ट हो गए। अब हम डेसिमल नंबर की आगे जाके हिस्टोग्राम बना। तो हमारा जो पहला स्टेप था वो इनपुट इमेज था, फिर हमने उसको कन्वर्ट किया था लोअर बिट्स को 0 के साथ। आखिर में हमने जो आउटपुट इमेज लिया वो ये आया। अगर आप यहाँ पर थोड़ी देर के लिए देखें तो एक चीज आपको बड़ी वाज़ेह फर्क नजर आएगा कि यहाँ पर हमारे पास इनपुट इमेज में 16 ग्रे लेवल्स थे, यानी कि 0 से लेकर 15 तक। मगर जो आउटपुट इमेज है इसमें टोटल मुझे 4 ग्रे लेवल नजर आ रहे हैं। एक 0 है, 4 है, 8 है और 12 है। चलिए हम इसका हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं, मगर एक बात का ख्याल करना है कि यहाँ पर सारी वैल्यूज थी, उनकी जो फ्रिक्वेंसी थी या नंबर ऑफ पिक्सल थे एक एक था। मगर यहाँ पर क्या हुआ है, हर एक की जो फ्रिक्वेंसी या नंबर ऑफ पिक्सल है वो 4 4 हो गए हैं। चलिए हम इसका हिस्टोग्राम ड्रा करके देखते हैं। उसी तरह हमने 0 से लेकर 15 तक ये प्लॉट किया। इधर हमारे पास नंबर ऑफ पिक्सल हैं। तो मैं सपोज कर लेता हूँ यहाँ पर अगर 0 है तो यहाँ पर सपोज कर लें 1 है, तो यहाँ 2 है, तो यहाँ आपके पास सपोज कर लें 3 है, तो ये सपोज कर लेते हैं 4 है। तो इस तरह आपके पास जो 0 है इसकी पावर 4 तक जाएगी। कहाँ तक जाएगी, 4 तक। अब जो 4 आ रहा है आपके आउटपुट इमेज के अंदर, ये भी 4 टाइम है, इसकी बार भी 4 टाइम जाएगी, यानी कि इसकी बार 4 तक इसकी हाइट होगी। इसके बाद जो 8 है ये भी 4 टाइम है, तो आपके पास जो 4 का हो चुका था, तो अब आपके पास 8 का, इसका भी आपके पास नंबर ऑफ पिक्सल 4 है, या हाइट इसकी भी उतनी बनेगी जितनी के 4 या 0 की बनी है। इसके बाद हमारे पास आता है 12। 12 भी हमारे पास क्या है, इसके नंबर ऑफ पिक्सल भी 4 है, तो इसकी भी हाइट क्या बनेगी, बाकी के बराबर ही बनेगी। तो यहाँ पर आपको एक फ्लैट हिस्टोग्राम मिलेगा। हिस्टोग्राम तो आपको फ्लैट मिल रहा है, मगर एक चीज बड़ी अलार्मिंग है कि आपके पास जो बाकी ग्रे लेवल इनपुट इमेज के अंदर एग्जिस्ट करते थे 1 2 3, वो यहाँ से खत्म हो चुके हैं। 2 भी नहीं है, अब 1 भी नहीं है, 2 भी नहीं है, 3 भी नहीं है। अगर आप देखें तो 4 से लेकर 6 ये भी नहीं है, 9 से 11 ये भी नहीं है। इसी तरह अगर आप देखें तो 13 से 15 तक ये भी नहीं है। तो अब हमें देखना ये है कि हम तो ये कहते थे कि डिस्टिंक्ट वैल्यू जितनी ज्यादा होंगी, यानी कि जितनी वेरिएशन होगी ग्रे लेवल के अंदर, उतना ज्यादा अच्छा होगा। मगर यहाँ पर तो आपके पास कई ग्रे लेवल्स खत्म हो चुके हैं या रिमूव हो चुके हैं। तो अब यहाँ पर मैं आपको एक मिनी टास्क देता हूँ। अब आपने क्या करना है, आपकी मर्जी, आप इसको थ्योरेटिकली फाइंड करें या प्रोग्रामिंग के जरिए। करना आप लोगों ने ये है कि आपने ये कंपैरिजन करना है, जो इनपुट इमेज है और आउटपुट इमेज है, इसमें क्या डिफरेंस है। क्या इनपुट इमेज बेहतर था, क्या आउटपुट इमेज बेहतर हो गया है। अब ये हमारे लिए एक क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं छोड़े जा रहा हूँ। ये टास्क है, आप चाहें तो आप कोई बड़ी मैट्रिक्स लेके इसी तरह के प्रॉब्लम को छोटा सा प्रोग्राम लेके वेरीफाई कर लें, या आप इसका थ्योरेटिकल सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करें। मगर ये मिनी टास्क आपको परफॉर्म करना है, और आपने इसको एवेल्यूट करके एनालिसिस करके देखना है कि कौन सा इमेज बेहतर होगा, यानी आउटपुट इमेज का क्या फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है, क्या नहीं हुआ। तो ये अब आपके ऊपर है कि आपने इसको
कैसे मैनेज करना है, कोड लिख के देखना है, थ्योरेटिकली देखना है। बहरहाल इस टास्क को आपने सीरियस लेना है। हो सकता है ये आपके क्विज का हिस्सा बन जाए, आपके असाइनमेंट का हिस्सा बन जाए, या आपके एग्जाम के दौरान आपका कोई क्वेश्चन बन जाए। तो बहरहाल ये चीजें आपने लाजमी देखनी है। अब हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम ये है कि पहले प्रॉब्लम में तो हमने क्या किया था, लोअर बिट्स को हमने जीरो किया था। अब ये कहता है कि आप हायर बिट्स को जो है जीरो करके देखें, फिर क्या फर्क पड़ता है। चलिए हम देख लेते हैं। वही सेम इनपुट इमेज है जिसके टोटल ग्रे लेवल 16 है और रेंज इसकी 0 से लेकर 15 तक है, और यही वही हिस्टोग्राम बन रहा है, इसलिए मैं अब यहाँ पर ज्यादा टाइम नहीं लगाता। अब हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। जो आपके पास इनपुट इमेज है उसको हमने बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। तो प्रीवियस प्रॉब्लम में भी हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था, इसलिए ये स्टेप भी आपको अंडरस्टूड है ऑलरेडी। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास इनपुट इमेज था वो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया, मगर यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हमने प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या किया था, लोअर बिट्स को जीरो किया था। अब हम हायर बिट्स को जीरो करने जा रहे हैं। पहले तो हमारे पास 4 जीरो हैं, यहाँ पर तो 4 ही आ गए। मगर अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पहले जो हायर बिट्स हैं, पहले वाली 2 बिट्स हायर होती हैं, तो ये पहले जीरो हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर भी आपके पास जो दूसरा है, यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे आ जाएगा। यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वैसे आ जाएगा। मगर यहाँ पर आपको ये फर्क नजर आएगा दूसरी रो की पहली वैल्यू पे, 0 1 0 0। अब हमने क्या करना है, जो हमारे पास पहली दो वैल्यूज हैं ये हायर ऑर्डर बिट्स हैं, और जो दूसरी दो वैल्यूज हैं ये लोअर ऑर्डर बिट्स हैं। अब हमने हायर ऑर्डर बिट्स को क्या करना है, 0। तो ये 0 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 0, और पहले जो लोअर बिट्स हैं वो ऑलरेडी 0 हैं, तो ये 0 0 आ गया। इस तरह आपने क्या करना है, आपने जो हायर ऑर्डर बिट्स हैं उनको आपने क्या कर देना है, 0 कर देना है। इसी तरह अगर आप जो चौथी रो है, फोर्थ रो है, इसके तीसरे कॉलम की आखिरी वैल्यू देखें, 111, ये वाली वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, 111 0 के बाद, इसके अंदर जो पहली दो बिट्स हैं ये हायर बिट्स हैं। अब इन दो बिट्स को हमने यहां पर देखें अगर, तो हमने यहां पर दो बिट्स को 0 कर दिया, बाकी 1 0 वैसे आ गया। इसी तरह आपने क्या करना है, जो आपकी हायर ऑर्डर बिट्स हैं इनको आपने 0 किया, और 0 करने के बाद यहां आप देख लें इनको रेड कलर से मार्क कर दिया गया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब हमने क्या किया कि जो हमारे पास हायर ऑर्डर बिट्स, यानी कि आपके पास इनपुट में था, डेसी अपना बाइनरी में कन्वर्ट हुआ, हायर ऑर्डर बिट्स जो हैं उनको हमने 0 कर दिया। अब इसी मैट्रिक्स से हमने क्या करना है, दोबारा डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो अब अगर आप देखें तो हमारे पास जो पहली वैल्यू है 0000, तो ये 0 है। नेक्स्ट वैल्यू हमारे पास 1 है, 0001 1 होता है, तो हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, यहाँ 0 लिख दिया। अब तीसरी वैल्यू हमारे पास यहाँ पर क्या है, इस वैल्यू की बात कर रहा हूं मैं, 0010, तो ये 2 होता है तो हमने 2 लिख दिया। ये हमारे पास 0013 होता है तो हमने यहाँ पर 3 लिख दिया। इसी तरह हमने क्या किया, इन तमाम वैल्यूज को जो बाइनरीज में थी डेसिमल में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, ये वैल्यूज रिपीट हो रही हैं, वही 0 1 2 3, 0 1 2 3, यानी कि ये आपके पास वैल्यूज क्या हो रही हैं, रिपीट हो रही हैं। अगर आप यहाँ पर देखें ना, लास्ट रो के अंदर बैनी नंबर जो यहाँ लिखे हुए हैं, ये भी 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इसलिए हमने यहाँ पर भी 0 लिख दिया, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया और 3 लिख दिया। मगर एक बात यहाँ नोट करने वाली है, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपके पास जो प्रीवियस प्रॉब्लम था वहां पर भी आपके पास हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी 4 थी, मगर यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 4 है, मगर वहां पर जो वैल्यूज आ रही थी वो रोज में आ रही थी, यानी सेम वैल्यूज किस में आ रही थी, रोज में। जबकि यहाँ पर जो सेम वैल्यूज हैं वो कॉलम में आ रही हैं। वहां पर जीरोस रो में थे, यहाँ पर जीरोस कॉलम में है। वहां पर 4 जो आ रहा था वो सारे रोज में थे, यहाँ पर 1 जो आ रहा है सारे कॉलम में है। तो बहरहाल ये एक मेजर डिफरेंस है। अब हम इसका हिस्टोग्राम ड्रा करते हैं। अब अगर आप देखें तो हमारे पास ये जो इनपुट इमेज है, इससे हमें कौन सा इमेज मिला है, ये आउटपुट। जब हमने इसकी हिस्टोग्राम ड्रॉ की तो ज़ाहिर है कि हमारे पास, ये तो हमने वैसे ग्रे लेवल यहाँ पर मार्क किए हुए हैं। अब हमारे पास जो टोटल वैल्यूज हैं वो 4 है, 0 1 2 3।
और जो 0 की फ्रीक्वेंसी है वो भी 4 है, 1 की फ्रीक्वेंसी भी 4 है, 2 की फ्रीक्वेंसी भी 4 है, 3 की भी 4 है। तो मैं सपोज कर लेता हूँ कि 4 यहाँ तक बनता है। कहाँ तक? यहाँ तक। उसी तरह यानी कि आप कह देते हैं कि यहाँ 1 है तो यहाँ 2 है, सपोज कर लें तो यहाँ 3 है, यहाँ 4 बनता है। तो इसका मतलब है आपके 0 की बार भी 4 तक जाएगी, 1 की बार भी 4 तक जाएगी, 2 की बार भी 4 तक जाएगी और 3 की बार भी 4 तक जाएगी। क्योंकि इनकी फ्रीक्वेंसी या नंबर ऑफ पिक्सल अगर आप इस मैट्रिक्स के अंदर देखें तो 4 4 है। अब एक बात आप नोट करें कि उसके बाद आपके पास जो हालांकि जो इनपुट इमेज था उसमें आपके पास 16 ग्रे लेवल थे 0 से लेकर 15 तक, मगर अब आपके पास टोटल 4 ग्रे लेवल हैं 0 से लेकर 3 तक। बाकी सारे ग्रे लेवल आउटपुट इमेज से आउट हो गए। अब यहां पर भी आपके पास एक मिनी टास्क है उसी तरह पहले प्रॉब्लम की तरह कि अब आपने यहां पर डिसाइड करना है कि कौन सा इमेज बेहतर होगा, इनपुट होगा, आउटपुट होगा, या ये ऑपरेशन परफॉर्म करने से क्या ये पार चेंज हो गई हैं या ग्रे लेवल प्लस माइनस हो गए हैं या इमेज पे भी कोई फर्क पड़ा है। अब आपने यहाँ पर एनालिसिस करना है और इसका कंपैरिजन देना है। वैसे मैं अगर मोटा मोटा आपको बताऊं तो क्योंकि ये सारे पहली बात तो यह है कि इसकी इंटेंसिटी भी कम हो गई है, ग्रे लेवल कम हो गए हैं और इमेज की जो अपने हिस्टोग्राम की जो बार्स हैं वो सारी जीरो की तरफ चली गई हैं और जो जीरो की तरफ होती है उससे इमेज ब्लैक हो जाता है या डार्क हो जाता है, मगर इतना काफी नहीं है। अब आपने इस टास्क को परफॉर्म करना है और इसकी रीजन ढूंढनी है, वो चाहे आप प्रोग्रामिंग से ढूंढें, थ्योरेटिकली ढूंढें। अब ये आपका काम है, तो ये आपने लाजमी करना है। अब हमारे पास आता है कि हिस्टोग्राम मैचिंग प्रोसीजर। अब हिस्टोग्राम जो अब मैचिंग की बात कर रहे हैं इसमें हमारे पास दो इमेज होते हैं। एक हमारे पास सोर्स इमेज होता है और एक हमारे पास टारगेट इमेज होता है। तो इसीलिए उसने यहाँ पर लिखा है कि आपके पास जो इनपुट इमेज है सोर्स इमेज एफ एंड अ टारगेट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन पी, पी कैन बी नॉर्मलाइज्ड हिस्टोग्राम ऑफ एन अदर इमेज जी। तो बहरहाल ये हम एग्जांपल देखते हैं तो आपको ये सारे स्टेप्स इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अब हिस्टोग्राम मैचिंग का प्रोसीजर क्या है मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूँ। ये जो हिस्टोग्राम मैचिंग है इसका जो पहला स्टेप है वो हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन है, यानी कि आपने हिस्टोग्राम को इक्वलाइज करना है। अब हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के वही स्टेप्स हैं कि आपने पीडीएफ निकालना है, फिर सीडीएफ निकालना है, फिर सीडीएफ को आपने मैक्सिमम ग्रे लेवल से मल्टीप्लाई करना है, फिर जो वैल्यूज आनी है उनको आपने राउंड ऑफ कर लेना है। तो यहाँ पर देख ले वही लिखा हुआ है आपके हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन के जो स्टेप्स हैं। हाँ, स्टेप्स लिखने का थोड़ा स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। कैलकुलेट द हिस्टोग्राम एचएफ ऑफ एफ, कैलकुलेट द सीडीएफ ऑफ एफ एंड द सीडीएफ ऑफ पी, यानी कि दो इमेज हैं तो यार आप उनका एक का भी सीडीएफ निकालेंगे दूसरे का भी, मगर पहले स्टेप जो कह रहा है यहाँ पर इसमें आपको पीडीएफ निकालना पड़ेगा दोनों का। फिर नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या है, फॉर ईच ग्रे लेवल एक्स बिलोंग टू 0 to l - 1 फाइंड द ग्रे लेवल वाई फॉर विच सीडीएफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी डी एफ पी ऑफ वाई। तो बहरहाल ये स्टेप्स आपके पास आ गया। इसके बाद वी डिनोट दिस मैपिंग बाई एम, फिर हमने एक मैपिंग करनी होती है उसको कहते हैं कि हम एम कह देते हैं। कैन बी इम्प्लीमेंट एज अ लुकअप टेबल, लुकअप टेबल के लिए इम्प्लीमेंट होगी। अप्लाई द मैपिंग एम टू ऑल पिक्सल ऑफ इनपुट इमेज एफ। अब यहाँ पर ये बड़ा आपको मुश्किल लग रहा होगा, मैं आपको सादे अल्फाज में बताता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या करें, सोर्स इमेज पे हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई कर दें और टारगेट इमेज पे भी हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई कर दें। उसके बाद हमने क्या करनी है, मैपिंग करनी है। मैपिंग लुकअप टेबल से होगी और उसके बाद फाइनल स्टेप क्या होगा, हम नंबर ऑफ पिक्सल को फाइंड करेंगे। तो ये अभी हम स्टेप्स देखते हैं, एग्जांपल देखते हैं, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, आपको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमारे पास ये एक सोर्स इमेज है, इसकी वैल्यूज क्या है जी, 0 से 7 तक ग्रे लेवल्स हैं और ये बाकी इसके नंबर ऑफ पिक्सल हैं। ये आप देख रहे हैं कि इनकी नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी क्या है वो यहाँ पर गिवन है। अब हमारे पास एक टारगेट इमेज है, इसके अंदर भी ग्रे लेवल 0 से लेकर 7 तक है और इसके भी आपके पास नंबर ऑफ पिक्सल की जो फ्रीक्वेंसी है यहाँ गिवन है। अब 0 का मतलब ये कि एग्जिस्ट नहीं करते और 4 की 20 है और 5 की 20 है, 6 की 16 है और 7 की 8 है। अब हम बारी बारी क्या करते हैं, सोर्स इमेज और टारगेट इमेज को इक्वलाइज करते हैं। अब आपके पास वही प्रोसेस है सोर्स इमेज को इक्वलाइज करने का जो हम पहले पढ़ चुके हैं 2 दफा। अब मैं आपको जल्दी जल्दी इसको समझाने की कोशिश करता हूं ताकि हमारा टाइम सेफ हो।
अब आप देख लें कि यहाँ पर हमारे पास सारे वही ग्रे लेवल हमने मेंशन कर दिए हैं 0 से लेकर 7 तक, और इनकी नंबर ऑफ पिक्सल या फ्रीक्वेंसी है वो भी यहाँ पर हमने मेंशन कर दी है हर ग्रे लेवल की। अब आपको याद है कि हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ पिक्सल को ऐड करते हैं। जब हमने नंबर ऑफ पिक्सल को ऐड किया तो हमारे पास 64 हो गया। अब पीडीएफ में हम क्या करते हैं, पीडीएफ निकालने के लिए कि हमारे पास ये जितने नंबर ऑफ पिक्सल होते हैं इंडिविजुअल, सबको हम बारी-बारी 64 से डिवाइड करते हैं। अगर हम 8 को 64 से डिवाइड करें तो 0.13 आ जाएगा पीडीएफ में। अगर 10 को 64 से डिवाइड करें तो 0.16 आ जाएगा। दूसरे 10 को करेंगे तो उसका भी 0.16 आ जाएगा। अगर इस 2 को इस 64 से डिवाइड करेंगे तो 0.03 आ जाएगा। 12 को जब 64 से डिवाइड करेंगे तो 0.18 आ जाएगा। 16 को डिवाइड करेंगे तो 0.25 हो जाएगा। इस 4 को 64 से डिवाइड करेंगे, किससे? 64 से। मैंने एक दफा ऊपर लिख दिया था और ये चीजें आपको पता भी है, तो ये आ जाएगा 0.06। जब 2 को 64 से डिवाइड करेंगे तो 0.03। तो ये आपका पीडीएफ कैलकुलेट हो गया, यानी कि आपने इस कॉलम को कैलकुलेट कर लिया। ये बात फिर वही है कि अगर आप इसको सम करेंगे तो आपके पास 1 आना चाहिए। अब हमारे पास होता है सीडीएफ, हमने सीडीएफ कैलकुलेट करना है। अब सीडीएफ में क्या होता है, क्यूमुलेटिव एडिशन होती है। कौन सी एडिशन होती है? क्यूमुलेटिव। तो पहली वैल्यू तो वैसे की वैसी आ जाती है। अब 0.13 था पीडीएफ में, तो सीडीएफ में भी 0.13 आएगा। अब 0.13 जो सीडीएफ वाला है वो नेक्स्ट वैल्यू में जमा होगा पीडीएफ की, तो हमारे पास आ जाएगा 0.29। वेरीफाई करना तो आप कर लें, ये वही पहले वाला प्रोसेस है। 0.13 जमा होगा 0.16 में तो 29 आ जाएगा। इसी तरह आप इनको सम करते जाएंगे। ये हम पहले ऑलरेडी देख चुके हैं, तो इसलिए इसको हम ज्यादा टाइम नहीं लगाते। तो ये हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी। जब हम इन वैल्यूज को जमा करेंगे तो हमारे ये इसकी बात कर रहे हैं कि 0.97 को जब 0.03 में जमा करेंगे तो हमारे पास 1 आ जाएगा। अब हमारे पास जो सीडीएफ होता है इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं मैक्सिमम ग्रे लेवल से। तो मैक्सिमम ग्रे लेवल अगर आप यहाँ पर देखें तो मिनिमम ग्रे लेवल 0 है और मैक्सिमम ग्रे लेवल 7 है और टोटल ग्रे लेवल 8 है। और टोटल एल का मतलब है टोटल। अगर हम 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब है कि 7 मल्टीप्लाई होगा सीडीएफ से। तो ये जितनी वैल्यूज यहाँ पर आ रही हैं सीडीएफ की, ये सारी मल्टीप्लाई किससे होंगी? 7 से। ये 7 से मल्टीप्लाई होंगी। अगर आप 0.13 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.91, 0.29 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.03, इसी तरह 0.45 को करेंगे तो 3.15। तो सारी इन वैल्यूज को 7 से मल्टीप्लाई किया और हमें ये वैल्यूज मिल गई, ये वैल्यूज। अब हमने क्या करना है कि इन वैल्यूज को राउंड करना है। राउंड करने का भी आपको पता है, 0.91 से 1 आ जाएगा, 2.03 से 2 आ जाएगा, 3.15 3 हो जाएगा, 3.36 से भी 3 आएगा, 4.62 से 5 हो जाएगा, 6.37 से 6 होगा, 6.79 से 7 होगा और 7 का 7 आ जाएगा। मगर अभी हमें एक चीज का ख्याल रखना है कि यहाँ नंबर ऑफ पिक्सल फाइंड करने की जरूरत नहीं है। बस इसको हम यहाँ तक छोड़ेंगे। अब हम टारगेट इमेज को इक्वलाइज करेंगे, फिर बाद में हम इसको मैप करेंगे। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है जी? टारगेट इमेज। इसको भी हम जल्दी में देखते हैं कि हमारे पास जो टारगेट इमेज है इसके भी 7 तक ग्रे लेवल है, टोटल 8 है, मिनिमम 0 है और मैक्सिमम 7 है। तो तमाम ग्रे लेवल हमने यहाँ पर लिख दिए। अब इन ग्रे लेवल की जो फ्रिक्वेंसीज है वो भी इस कॉलम में, जो नंबर ऑफ पिक्सल है वो यहाँ मेंशन है। ये वही जो पीछे हमारे पास प्रीवियस स्लाइड पे टारगेट इमेज का टेबल के अंदर था, वही उठा के हमने यहाँ कॉलम में डाल दिया। वहां रो वाइज था, यहाँ पर हमने कॉलम में डाल दिया। अब इसका भी वही है कि जो नंबर ऑफ पिक्सल है इनको सम करेंगे तो ये भी 64 बनता है। फिर इसी 64 से हम क्या करेंगे, इन्हीं पिक्सल्स को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? इंडिविजुअली हर पिक्सल को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये पीडीएफ आ जाएगा। अब ज़ाहिर है कि 0 को 64 से डिवाइड किया तो 0, फिर 0 को 64 से 0, 0 को 64 से 0, 0 को 64 से 0। जब हमने इस 20 को 64 से डिवाइड किया तो 0.31, फिर 20 को 64 से डिवाइड किया तो 0.31, इसी तरह 16 को 64 से डिवाइड किया तो 0.25 और लास्ट वैल्यू हमारे पास 8 है। जब ये 64 से डिवाइड होगी तो 0.13।
ये भी फिर उसी तरह है कि अगर आप इसको जमा करेंगे तो आपके पास आखिर में 1 आना चाहिए, जो साबित करेगा कि आपकी जो कैलकुलेशंस हैं वो करेक्ट हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप होता है सीडीएफ। सीडीएफ वही क्यूमुलेटिव एडिशन है कि 0 का तो पहली वैल्यू तो वैसे आ जाएगी। अब ये वैल्यू नेक्स्ट वैल्यू में जमा होगी। तो यहाँ पर 0 का 0 आया था, 0 0 में जमा हुआ तो 0 आया। फिर ये 0 नेक्स्ट 0 में जमा हुआ तो यहाँ पर भी 0 आ गया। नेक्स्ट 0 में जमा हुआ तो यहाँ पर भी 0 आ गया। 0 जब 031 में जमा हुआ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.31 ही आ जाएगा। जब ये 0.3.1 जो है 0.3.1 में जमा होगा तो ये 0.62 हो जाएगा। इसी तरह फिर ये इसमें जमा होगा तो आपके पास 0.87 आ जाएगा। जब ये इसमें जमा होगा तो आपके पास 1 आ जाएगा। इसी तरह ये भी आप पहले स्टेप परफॉर्म कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या है कि जो आपके पास सीडीएफ है, इसको मैक्सिमम ग्रे लेवल से हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। और मैक्सिमम ग्रे लेवल इस वक्त हमारे पास कितना आ रहा है, 7। ये हमारे पास देखना मैक्सिमम ग्रे लेवल कितना है, 7। तो वैसे टोटल ग्रे लेवल 8 है। अगर मैं एल की जगह 8 पुट कर दूं और -1 कर दूं तो ये भी 7 बनता है। अब आपकी मर्जी, जो मेथड आपको समझ आ जाए। तो अब CDF मल्टीप्लाई होगा 7 से। अब जितनी CDF की वैल्यूज हैं, ये जितनी आपकी CDF की वैल्यूज हैं, ये किससे मल्टीप्लाई होंगी, 7 से। ये मल्टीप्लाई होंगी 7 के साथ। अब 0 के साथ 7 मल्टीप्लाई होगा तो 0 आएगा, फिर 0 के साथ 7 0, 0 के साथ 7 0, 0 के साथ 7 0। जब 7 मल्टीप्लाई होगा 0.31 के साथ तो 2.17 आएगा। 62 के साथ यानी 0.62 के साथ तो 4.34 आएगा। इसी तरह 0.87 के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो 6.09 आएगा। और 1 जब 7 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 आएगा। अब हमने इन वैल्यूज को राउंड करना है तो 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0, 0 का 0 और 2.17 2 हो जाएगा। 4.34 4 हो जाएगा। 6.09 6 हो जाएगा और 7 का 7 आ जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने ये वैल्यूज निकाल ली। अब हम क्या करते हैं, सोर्स इमेज और टारगेट के इमेज की जो वैल्यूज हैं, इनको हम मैप करके देखते हैं। इस स्लाइड के ऊपर हमारी अब मैपिंग है, जो हमने वहां पर कहा था ना कि हम मैप करेंगे लुकअप टेबल से, तो अब वही मैप करने जा रहे हैं। तो ये हमारे पास ग्रे लेवल्स हैं, 0 से लेकर 7 तो ग्रे लेवल्स हैं। ये सोर्स इमेज को इक्वलाइज करने के बाद हमने ये वैल्यूज निकाली थी, और ये टारगेट इमेज को इक्वलाइज करने के बाद हमने ये वैल्यूज निकाली है। अब हमने इसको मैप कैसे करना है, हमने सोर्स इमेज की वैल्यूज को मैप करना है टारगेट इमेज की। मगर जो वैल्यू हम मैप करेंगे उसका रूल ये है कि वो उस वैल्यू टारगेट इमेज की उस वैल्यू से मैप होगी जो उसके बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। यानी सोर्स इमेज की जो वैल्यू हम टारगेट इमेज की वैल्यू से मैप करेंगे, उसका रूल ये है कि सोर्स इमेज की जो वैल्यू है वो टारगेट इमेज की उस वैल्यू के साथ मैप करेगी जो छोटी होगी, सॉरी, जो उसके बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। अभी अगर आप देखें, मैं इस 1 को मैप करने की कोशिश करता हूं, शायद आपको समझ आ जाएगा। इस 1 को मैं चेक करता हूं कि टारगेट इमेज की किस वैल्यू से ये मैप होगा। अगर मैं इसको पहली वैल्यू के साथ मैप करने की कोशिश करूं तो क्या होगा। अगर 1 को मैं 0 के साथ मैप करता हूं तो ये नहीं होगा, क्योंकि मैंने आपको रूल ये बताया है कि जो वैल्यू मैप होने जा रही है वो अपने बराबर की वैल्यू से या अपने से बड़ी वैल्यू के साथ मैप होगी। अब 0 तो बड़ा नहीं है, इसका मतलब है कि फिर हम नेक्स्ट वैल्यू चेक करते हैं। तो नेक्स्ट वैल्यू भी हमारे पास 0 है, तो ये भी 1 से बड़ी नहीं है या इक्वल नहीं है। इसलिए फिर हम क्या करते हैं, इस 1 को नेक्स्ट से चेक करते हैं, ये भी 0 है, इससे भी मैप नहीं होगा। नेक्स्ट से चेक करते हैं, नहीं होगा क्योंकि ये 0 है। अब हम इसी को नेक्स्ट से चेक करते हैं, मगर ये 1 2 के साथ मैप हो जाएगा, क्योंकि 2 जो है वो 1 से बड़ा है। हमने कहा था या तो बराबर हो या बड़ा हो, तो 2 बड़ा है, तो ये इससे मैप हो जाएगा। अब ये जो 2 है, अगर आप ग्रे लेवल वाले कॉलम में आकर देखें, इस 2 के सामने यहाँ पर लिखा हुआ है 4। इसका मतलब है कि 1 की जो मैपिंग के बाद जो वैल्यू आएगी, ये वाला 4 है, इसी 4 को हमने यहाँ लिख दिया। तो इसका मतलब है कि सोर्स इमेज की पहली वैल्यू मैप हो गई। अब हम नेक्स्ट वैल्यू को देखते हैं जो कि हमारे पास 2 है। अब 2 को मैप करेंगे,
क्योंकि ये सॉर्टेड है, ज़ाहिर है अगर 1 पीछे मैप नहीं हुआ तो 2 कैसे मैप होगा, तो 2 को फिर हम आगे जाके देखते हैं। अगर आप यहाँ पर देखें तो 2 2 से मैप होता है, यानी कि अपने बराबर के साथ मैप हो सकता है या अपने बड़े के साथ। जब बराबर का है तो फिर बराबर के साथ ही मैप होना चाहिए। अब इस 2 के सामने भी वही 4 है, तो हम जो सोर्स इमेज के 2 को मैप कर रहे थे, इसके सामने भी हम क्या लिख देंगे, 4 लिख देंगे। अब हम अगली वैल्यू को देखते हैं जो कि 3 है। अब 3 को मैप करेंगे, 3 2 के साथ तो मैप हो नहीं सकता। अब 3 जाके मैप होगा 4 के साथ, क्योंकि 3 जो है 4 के साथ इसलिए मैप हो रहा है क्योंकि 4 बड़ा है 3 से, और 3 यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता। अगर 3 यहाँ एग्जिस्ट करता तो फिर 3 3 के साथ मैप हो सकता था, मगर 3 अब मैप होगा किस पे, 4 पे। अगर 4 के करस्पॉन्डिंग अगर आप पहले कॉलम में देखें तो यहाँ पर 5 आ रहा है। तो अब आप क्या करेंगे, जो 3 है इसके सामने ये 5 लिख देंगे। अब हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या है, 3 है, ये भी 4 पे ही मैप होगी। तो फिर 4 के सामने तो 5 आ रहा था, तो ये 5 इस 3 के सामने भी आ जाएगा। इसके बाद हमारा 3 भी मैप हो गया। अब हमारे पास 5 है। अब 5 को मैप करना है, जरा 5 4 पे तो मैप हो नहीं सकता। 5 जाके मैप होगा 6 के साथ। अब 6 के सामने अगर देखें तो यहाँ पर 6 है, तो ये 6 फिर क्या यहाँ आ जाएगा, 5 के सामने, यानी मैप होने के बाद 5 का जो वैल्यू बनेगी वो 6 बनेगी, हमने लिख दी। अब हम 6 को देखते हैं तो 6 6 के साथ ही मैप हो जाएगा, अपने इक्वल के साथ मैप हो सकता है। तो 6 के सामने फिर वही 6 आ रहा है, तो हमने इस 6 के सामने भी 6 लिख दिया। फिर हमारे पास 7 है। 7 6 पे तो मैप नहीं होता, अपने बराबर के साथ मैप हो सकता है, तो ये 7 के साथ मैप होगा। अब 7 के सामने यहाँ ऑलरेडी 7 है, तो हम क्या करेंगे, इसी 7 को 7 के सामने लिख देंगे। अब नेक्स्ट भी हमारे पास क्या है, 7, तो 7 7 पे ही मैप होगा, तो इसके सामने भी 7 है, तो यहाँ पर भी हम 7 लिख देंगे। तो ये हमारे पास क्या हुआ, मैप करने के बाद ये वैल्यूज आ गई, ये सारी वैल्यूज मैप करने के बाद आ गई, 4 4 5 5 6 6 7 7। अब हम जाके क्या करेंगे, मॉडिफाइड इमेज हासिल करेंगे। अब मॉडिफाइड इमेज कैसे हासिल होगा, हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। अब हमारे पास जो सोर्स इमेज है, ये वही हमने दोबारा लिख दिया है जो हमारे पास सोर्स इमेज था। 0 से लेकर 7 तक ग्रे लेवल थे, और ये इसकी नंबर ऑफ पिक्सल या फ्रीक्वेंसी थी। मगर अभी हमने जो प्रीवियस स्लाइड पे लिया, ये तो हमारे पास ग्रे लेवल ही है। जो हमारे पास प्रीवियस स्लाइड के ऊपर हमने वैल्यूज ली हैं, वो हमारे पास 4 थी, 4 थी, 5 थी, 5 आफ्टर मैपिंग जो वैल्यू आई थी 6 6 7 और ये 7। अब हमने यहां से मैप करके नंबर ऑफ पिक्सल लेने हैं जो हमारे मॉडिफाइड, देखिए मॉडिफाइड इमेज के ग्रे लेवल्स वही होंगे। ग्रे लेवल्स कौन से होंगे, 0 से लेकर 7 तक, मगर हमें इनके नंबर ऑफ पिक्सल फाइंड करने हैं। अब वो नंबर ऑफ पिक्सल फाइंड करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ सोर्स इमेज। पहली बात तो ये है कि क्या हमारे पास जो 0 ग्रे लेवल है, इसके नंबर ऑफ पिक्सल कितने होंगे या नहीं होंगे। अगर आप नीचे यहाँ पर देखें तो यहाँ पर तो 0 एग्जिस्ट ही नहीं करता, यहाँ तो 4 4 5 5 6 6। तो इसका मतलब है जो 0 ग्रे लेवल है, इसके नंबर ऑफ पिक्सल भी फिर 0 होंगे, क्योंकि यहाँ नीचे आपको कहीं 0 नजर नहीं आ रहा। अगर 1 की बात करें तो नीचे आप देखें कई बार 1 नजर आ रहा है आपको, बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तो फिर 1 की भी जो फ्रीक्वेंसी होगी वो भी 0 होगी। अगर आप 2 के ग्रे लेवल के हम क्योंकि नंबर ऑफ पिक्सल देखने जा रहे हैं, तो 2 भी नीचे नहीं नजर आ रहा, तो 2 के भी नंबर ऑफ पिक्सल या फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। अगर आप 3 को देखें तो 3 भी नीचे कहीं नजर नहीं आ रहा, तो 3 के भी नंबर ऑफ पिक्सल क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब हम देखते हैं 4 के। हाँ, 4 ग्रे लेवल जो है नीचे 4 आ रहा है, ये जो 4 है ये नीचे आ रहा है, मगर ये 4 के ऊपर क्या है, 0। ये 4 के ऊपर क्या है, 0। अब हम जाके सोर्स इमेज में देखेंगे कि 0 के करस्पॉन्डिंग क्या है। अब हम जब इसी 0 को लेके सोर्स इमेज में आए 0 पे, तो 0 के नीचे 8 है, क्या है, 8। मगर एक बात और भी देखें कि आगे फिर 4 आ रहा है। ये 4 जो है इसके ऊपर क्या आ रहा है, यहाँ 1 आ रहा है। अगर इसी 1 को लेके हम सोर्स इमेज पे जाएं तो वहां पर भी 1 ये है, मगर इस 1 के आगे 10 आ रहा है, यानी कि यहाँ 10 नंबर ऑफ पिक्सल है। अब क्योंकि 4 2 टाइम रिपीट हो रहा है,
तो हम क्या करेंगे, एक 4 0 पे है, इस 0 पे 8 है, ये वाला 8, ये 4 1 पे है और इस इधर सोर्स इमेज के 1 पे ये 10 है। इसका मतलब है 8 और 10 को हम जमा कर देंगे। जब जमा करेंगे तो ये हमारे पास 18 हो जाएगा। कितना? 18। इसका मतलब है जब 4 के नंबर ऑफ पिक्सल हैं वो 18 हो जाएंगे। अब हमारे पास 5 आता है, यहां पर देखा ना ये 5 है। अब 5 के अगर हम नंबर ऑफ पिक्सल देखें तो 5 यहां नीचे आ रहा है। अब 5 के ऊपर क्या है? 2। यहां देखें ना ये 2 है। इस 2 को लेके हम जब सोर्स इमेज पे जाते हैं तो यहां पर 2 ये है। अब 2 के सामने नंबर ऑफ पिक्सल कितनी है? 10। अब अगर आगे देखिए तो 5 दोबारा भी आ रहा है, यहां पर देखना 5 फिर आ रहा है, मगर ये 5 यहां 3 के सामने आ रहा है। अगर इस 3 को लेके या 3 को लेके हम सोर्स इमेज में जाएं तो यहां पर ये 3 है और इस 3 के सामने 2 आ रहा है। इसका मतलब 5 रिपीट हो रहा था 2 टाइम, इसलिए हमारे पास यहाँ पर 2 नंबर ऑफ पिक्सल अलग-अलग मिले हैं, एक 10 और एक 2। तो इनको भी यहाँ पर हम जमा कर देंगे। जब इनको जमा करेंगे तो ये हमारे पास कितने हो जाएंगे? 12। इसका मतलब है ये जो 5 है इसके 12 नंबर ऑफ पिक्सल होंगे। अब हम बात करते हैं इस 6 के नंबर ऑफ पिक्सल की। ये ग्रे लेवल है 6, इसके नंबर ऑफ पिक्सल कितने होंगे? अगर आप नीचे देखिए 6 मौजूद है और ये 6 4 के अगेंस्ट है। अगर हम यहां से 4 को लेके सोर्स इमेज पे जाएं तो यहां 4 है और इस 4 के नीचे क्या है हमारे पास? 12। मगर 6 आगे फिर रिपीट हो रहा है, यहां देखना 6 फिर रिपीट हो रहा है, मगर यहां पर 5 है। अगर हम इस 5 को लेके सोर्स इमेज में पहुंचे तो यहां पर 5 है। इस 4 के सामने भी 12 है, इस 5 के सामने 6 है, क्योंकि ये जो 6 था 4 के सामने 4 के corresponding में था और ये 5 के था, तो यहाँ पर 4 और 5 के सामने क्या है? 12 और 16 है। तो जिस तरह हमने बाकी को सम अप किया था या जमा किया था, यहाँ पे हम इसको जमा कर देंगे। तो इन दो को जमा करने के बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 28 आएगा। इसका मतलब है कि 6 के 28 ग्रे लेवल बनेंगे। सॉरी, 6 के 28 नंबर ऑफ पिक्सल बनेंगे, ग्रे लेवल नहीं। 6 के कितने बनेंगे जी? 28 नंबर ऑफ पिक्सल, क्योंकि हम नंबर ऑफ पिक्सल को ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास आता है 7 के, हमने नंबर ऑफ पिक्सल देखने हैं 7 के। अगर आप नीचे देखें तो 7 आ रहा है, मगर ये 7 6 पे आ रहा है। किस पे? 6 पे। अगर हम 6 वैल्यू लेके सोर्स इमेज पे जाएं यहाँ पे तो यहाँ पर 4 है, मगर 7 फिर बाद में और भी आ रहा है, मगर ये 7 पे आ रहा है। अगर हम इस 7 को लेके सोर्स इमेज पे आए तो इस 7 के अगेंस्ट 2 आ रहा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर 7 2 टाइम आ रहा है, तो यहाँ पर भी हमारे पास 2 वैल्यू मिली है। इन दोनों को जब हम जमा करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस 7 के जो नंबर ऑफ पिक्सल हैं वो 6 होंगे। अब अगर आप थोड़ी देर के लिए देखें तो हमारे पास जो मॉडिफाइड इमेज है उसके ग्रे लेवल तो यही रहेंगे 0 से लेकर 7 तक, मगर इन ग्रे लेवल के नंबर ऑफ पिक्सल हमने ऊपर निकाल लिए हैं। ये हमारे पास क्या है? नंबर ऑफ पिक्सल है। इसको मैंने आगे टेबल में डाला हुआ है, आप टेबल में जाके इसको दोबारा देख सकते हैं। जो प्रीवियस स्लाइड के ऊपर हमने वैल्यूज को गेट किया है, मॉडिफाइड इमेज की थी, वहां पर मैंने आपको बताया भी था कि इसके जो ग्रे लेवल्स हैं और ये नंबर ऑफ पिक्सल है, उन्हीं वैल्यूज को हमने यहाँ पर एक सेपरेट स्लाइड के ऊपर एक टेबल में डाल दिया है ताकि आपको मजीद अंडरस्टैंडिंग पैदा हो सके। वहां पर आपको याद होगा कि हमारे पास जो 0 1 और 2 जो है 3 तक ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने वहां पर उसको मार्क किया था कि इनकी जो नंबर ऑफ पिक्सल या फ्रिक्वेंसी है वो 0 0 0 और 0 है। उसके बाद हमने 4 की कैलकुलेट की थी, तो 4 2 टाइम आ रहा था। एक 4 के अगेंस्ट हमें 8 पिक्सल मिल रहे थे और दूसरे 4 के अगेंस्ट हमें 10 पिक्सल मिल रहे थे सोर्स इमेज में। उनको जब हमने जमा किया था तो हमारे पास 18 पिक्सल आ गए थे। इसी तरह हमने फिर 5 का कैलकुलेट किया तो 5 के हमें 12 पिक्सल मिले। 6 भी 2 दफा आ रहा था तो इसके फिर 28 पिक्सल बन गए थे। 7 भी 2 दफा आ रहा था तो इसके 6 पिक्सल बन गए थे। तो ये बेसिकली हमें एक मॉडिफाइड इमेज मिला है सोर्स और टारगेट इमेज को प्रोसेस करने के बाद। तो यहाँ तक हमारे पास हिस्टोग्राम मैचिंग का जो है पूरा प्रोसीजर या एग्जांपल कह लें कंप्लीट हो जाती है। अब हमने हिस्टोग्राम मैचिंग का कोड लिखा हुआ है, इस कोड को भी आप जरा देख लें। आपके पास क्लोज ऑल है। इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर
सोर्स इमेज रीड हो रहा है, यहाँ पर आप रेफरेंस या टारगेट इमेज कह लें वो रीड हो रहा है, और यहाँ पर आपके पास क्या हो रहा है, सोर्स इमेज को सेपरेट किया जा रहा है 3 चैनल में, RGB में। इसी तरह यहाँ पर आपके पास रेफरेंस या आपके पास टारगेट इमेज है, उसको भी 3 चैनल में सेपरेट किया जा रहा है RGB में। इसके बाद यहाँ पर क्या हो रहा है कि हिस्टोग्राम जो है वो ड्रा की जा रही है, किसकी, सोर्स इमेज की। इसी तरह हिस्टोग्राम ड्रा की जा रही है रेफरेंस या टारगेट इमेज की। इसके बाद यहाँ पर हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन अप्लाई की जा रही है, और यहाँ पर हिस्टोग्राम स्पेसिफिकेशन अप्लाई की जा रही है। इस स्लाइड के ऊपर जो आपको कोड नजर आ रहा है, यहाँ पर बेसिकली आपके हिस्टोग्राम को प्लॉट करना है, इनपुट इमेज को, टारगेट इमेज को। तो ये बेसिकली सिर्फ प्लॉट ही कर रहा है, इसमें कोई ऐसी लॉजिक नहीं है कि जो आपको समझ ना सके। तो इसको आप देख सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर आप यहाँ पर देखें तो आपके पास एक टारगेट इमेज है, ये आपके पास इनपुट इमेज है, और इन दोनों को मिला के हमने एक मॉडिफाइड या रिजल्टेड इमेज लिया है जो कि ये है, और ये यकीनन आपके टारगेट और इनपुट इमेज से बेहतर है। इसकी क्वालिटी, कंट्रास्ट, या आप कह सकते हैं कि ये गुड इमेज है एज कंपेयर टू टारगेट इमेज या इनपुट इमेज। अब यहाँ पर आपके पास ड्रा हो रहा है कि इनपुट इमेज का रेड का हिस्टोग्राम, ग्रीन का, ब्लू का, यहाँ पर रेफरेंस या टारगेट इमेज का आपका रेड का, ग्रीन का और ब्लू का ड्रा हो रहा है, और ये आपके पास जो रिजल्ट आया है उसके रेड का, ग्रीन का और आपके पास जो ब्लू का है वो हिस्टोग्राम ड्रा हो रहे हैं कोड के जरिए। इस कोड को आप चलाइएगा, रन कीजिएगा, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। इसके बाद हम देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ द हिस्टोग्राम मैचिंग। तो जो आपकी हिस्टोग्राम मैचिंग है उसकी एप्लीकेशन क्या हो सकती हैं, इमेज नॉर्मलाइजेशन में यूज हो सकती है, मेडिकल एप्लीकेशन में। अब मेडिकल एप्लीकेशन के अंदर अगर आप जाएं तो नंबर ऑफ ऑर्गन्स हैं, फिर हर ऑर्गन की नंबर ऑफ मोडेलिटीज हैं, फिर हर ऑर्गन की नंबर ऑफ डिजीजेज हैं। तो वहां पर आपके पास जितनी मोडेलिटीज होती हैं उनके अंदर कहीं ना कहीं कंट्रास्ट का मसला होता है। तो आप क्या कर सकते हैं कि हिस्टोग्राम मैचिंग को वहां पर इस्तेमाल करके अपने रिजल्ट्स को बेहतर हासिल कर सकते हैं। इसी तरह आपके पास कलर मैपिंग में यूज होता है, टेक्सचर सिंथेसिस में यूज होता है, द एबिलिटी टू क्रिएट ensembles of images of similar structures from sample textures that have been photographed. The method we employ for texture synthesis is based on histogram matching of images and multiple scales and orientation। यानी कि जो आपके पास मेथड यूज होता है टेक्सचर सिंथेसिस में वो बेस्ड ऑन हिस्टोग्राम मैचिंग होता है। अब यहाँ पर थोड़ा सा कंपैरिजन दिया है। वैसे तो आपके पास हिस्टोग्राम की मैनी मैनी टेक्निक्स हैं। मैनी से मुराद ये है कि मेरे ख्याल में कोई 15 प्लस से भी ज्यादा हैं। अगर आप उनको भी सर्च आउट करना चाहें तो आप कर लीजिएगा, मगर उनमें से कुछ का यहाँ पर कंपैरिजन दिया गया है, इसलिए सम लिखा है, ऑल नहीं है। तो हिस्टोग्राम जो इक्वलाइजेशन है इसका एडवांटेज क्या है? हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन की बात हो रही है। गुड इनहेंसमेंट टेक्निक एंड इनहेंस द कंट्रास्ट ऑफ इमेज थ्रू डायनामिक स्ट्रेचिंग हिस्टोग्राम रेंज। मगर इसका ड्रॉबैक्स या लिमिटेशन, ड्रॉबैक्स नहीं कहते, बेसिकली हम इसको लिमिटेशन कहते हैं। ड्रॉबैक्स लफ्ज सही नहीं है, हम इसको क्या कहेंगे, लिमिटेशन। तो लिमिटेशन इसकी क्या है कि डिग्रेडेड शार्पनेस एंड डज नॉट प्रिजर्व ब्राइटनेस। ये आपको जो ब्राइटनेस है उसको प्रिजर्व नहीं करता। ये हमने पढ़ा था BBHE, तो ये तो था ही ब्राइटनेस प्रिजर्विंग के लिए। तो ये लिखा हुआ है कि प्रिजर्व ब्राइटनेस ऑफ इमेज एंड नेचुरल इनहेंसमेंट। मगर इसकी लिमिटेशन क्या है, जनरेटेड इमेज माइट नॉट हैव नेचुरल अपीयरेंस। इसके बाद ये भी हमने पढ़ा था DSIHE। तो इसका जो हमारे पास एडवांटेज है, इमेज luminance is well maintained and image visual information is enhanced। मगर इसकी लिमिटेशन क्या है, नेचुरल अपीयरेंस ऑफ द इमेज इज लॉस्ट। इसी तरह हमारे पास आगे आता है RMSHE। इसका भी आपके पास एडवांटेज है, और यहाँ पर ड्रॉबैक्स नहीं कहते, लिमिटेशन कह देते हैं, ये भी गिवन है। BPDHE, ये आपके हिस्टोग्राम की एब्रीविएशन यूज की गई हैं, तो आप इनको खुद एक्सप्लोर कीजिएगा। इसका भी यहाँ पर एडवांटेज है, यहाँ लिमिटेशन है। DHE का भी यहाँ पर आपके पास
एडवांटेज है और यहाँ पर कोई लिमिटेशन नहीं है। तो बहरहाल ये चीज़ें आपने एक्सप्लोर करनी है। ये कंपैरिज़न देने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता कि हर चीज़ आपको पढ़ा दी जाए। अगर आप हर चीज़ पढ़ेंगे तो फिर आपको बहुत टाइम चाहिए होगा। इसलिए आपको कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी आपको अवेयरनेस दी जाती है, आप उनको अपने तौर पे एक्सप्लोर करें। अगर आपको कभी कभी ज़रूरत पड़ सकती है आपकी एप्लीकेशन में, किसी प्रोजेक्ट में, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। यानी आपको पता हो कि जितनी हमने पढ़ी हैं, इतनी नहीं है, इसके अलावा भी इसकी और टाइप्स भी हैं और टेक्नीक्स भी हैं और उन टेक्नीक्स को आपने क्या करना है, अगर टाइम मिले तो ज़रूर देखिएगा। आप वैसे भी अगर आप इस तरह करें गूगल के ऊपर या विकिपीडिया पे जाके हिस्टोग्राम टेक्नीक्स या टाइप्स ऑफ हिस्टोग्राम इस तरह अगर आप कोई सर्च आउट करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ टेक्निक सामने आ जाएँगी। अब हम बात करते हैं समरी की, तो हमने हिस्टोग्राम इक्वलाइज़ेशन की बात की, इसकी एग्ज़ाम्पल भी देखी, इसकी वेरिएशन देखी। फिर हमने हिस्टोग्राम मैचिंग की बात करी, हिस्टोग्राम मैचिंग का प्रोसीजर देखा, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखी, मैटलैब का कोड देखा, एप्लीकेशन की बात की और आखिर में हमने कंपैरिज़न देखा। अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, ये लेक्चर हमारा खत्म हो गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हमने सेगमेंटेशन की बात करनी है। तो सेगमेंटेशन के ऊपर हमारे 4 लेक्चर होंगे। सेगमेंटेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इमेज प्रोसेसिंग में तो इसकी बहुत अहमियत है। तो ज़रा जब हम पढ़ेंगे तो आपको इसका मज़ीद पता चलेगा कि कितना इम्पोर्टेंट है और हमें सेगमेंटेशन के टॉपिक्स को कहाँ-कहाँ जो हमने मेथड्स पढ़ने हैं, टेक्निक्स पढ़नी है, कहाँ-कहाँ कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहरहाल ये हमारे पास डिटेल लेक्चर्स हैं। जब हम पढ़ेंगे तो आपको इसके बारे में नॉलेज होगा। ये आपके पास डिफरेंट रेफरेंसेस कंपाइल करके यहाँ डाल दिए गए हैं। टाइम मिले तो देख लीजिएगा। तो हमारा लेक्चर आज का खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।